हेलो गाइस। आज बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था मौर्य डायनेस्टी, अब हम लोग देखेंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी यानी कि मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में कुछ देसी शासक थे, कुछ विदेशी शासक थे। जो देसी शासक में कुछ वंश थे जो कि निम्न थे: शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। और कुछ विदेशी शासक आए जैसे कि इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश। तो जो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि जो आखिरी मौर्य एम्परर था बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और उसके बाद सन 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी गई पुष्यमित्र शुंग द्वारा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसके कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जैसे कि पुराण, वायु और मत्स्य पुराण। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पता चलता है। हर्षचरित्र, इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा है। हर्षचरित्र, इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। और भी बहुत सारे हैं जैसे गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान। इन सारे पुस्तकों में पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा मिलती है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है। और दिव्यावदान, इसमें पुत्र पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने जो अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूप थे उसको तोड़वा दिया था। और पूरा तात्विक स्रोत भी हैं जैसे अयोध्या अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख और भरहुत का अभिलेख। जो भरहुत का अभिलेख है इसमें शुंग काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद से इसके बारे में पुष्यमित्र शुंग बहुत ही तेजस्वी राजा था। इसने कई सारे विजय अभियान चालू किए। पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया और अपने सीमाओं का विस्तार किया। खारवेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, वर्तमान जो उड़ीसा में है, वो स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। यह हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। यवन आक्रमण, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन, साकेत और मथुरा पर अधिकार करने वाला पाटलिपुत्र पहुंच गए। पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र अग्निमित्र था। और उसके बाद शुंगकालीन जो कला है वो भी बहुत फेमस है, जैसे विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ। ये सारी जो कलाकृतियाँ हैं ये बहुत फेमस हैं। और इसके बाद आया कर्ण वंश। कर्ण वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक वसुदेव थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसे जल्दी से देख लेंगे। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कर्ण वंश ने भी जारी रखा। इसके 4 प्रमुख शासक हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सिमुक ने की 30 ईसा पूर्व में और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक था। इसका संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया। सातवाहन के वंश के जो प्रमुख शासक थे वो सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठमित्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी इत्यादि थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था।
उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, यानी कि वो चारों तरफ विजय अभियान अपना चालू किया था। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी उसका पुत्र था, जो कि उसके बाद उसका शासक उत्तराधिकारी बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान बनाई। उसके शक शासन रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इन्होंने रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में उसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलमावी के बाद शिव श्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद दासकर्णी राजा बने। तो ये था आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इसे प्रमुखता कहते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राजा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, इससे अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन्होंने बहुत सारे अभिलेख की रचना करवाई। इनके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। आर्थिक व्यवस्था, मुद्राएं इन्होंने चलवाई बहुत सारी। मिलिंदपन्हों एवं महावस्तु से व्यवसायों व शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है। सातवाहन वंश के द्वारा सामाजिक संगठन का निर्माण करवाया। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। वो पहले से वो कबीले थे जो कि ब्राह्मण अपना लिए थे। ब्राह्मण वंश में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। जातियों के सम्मिश्रण को रोका। वर्णों और जातियों के जो सम्मिश्रण थे उनको रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा नहीं था, स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थीं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से प्रतिशतात्मक व्यवस्था था। इसमें महिलाओं का भी अच्छा योगदान था। धार्मिक व्यवस्था, सातवाहनों शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इनके मुख्यतः इनकी जो कला थी, कला एवं भाषा, इसके बारे में जो राजकीय भाषा थी सातवाहनों की वो प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, कार्ले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास इत्यादि। अब इसमें जो विदेशी शासक थे वो भी आए, जैसे कि इंडो ग्रीक डेमेट्रियस प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व में लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइज ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आया मिनांडर। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का ही था। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक जो विदेशी शासक थे उनके बारे में। यूनानियों की क्या यहाँ पर उपलब्धियां हैं? वो राजत्व का दैवीय सिद्धांत के बारे में बात करते थे। सांचों से सिक्के की निर्माण की विधि को पद्धति को लाया। मुद्राओं का पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन स्टार्ट किया। काल गणना संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष, ज्योतिष कला का विकास किया। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किया। इसके बाद आए शक वंश। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब, पश्चिम भारत, ऊपरी दक्कन। शक भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षहरात वंश, नासिक का नहपान तथा कादर्मक वंश, उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब प्रसिद्ध शासक में एक रुद्रदामन प्रथम है, जो कि भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक हुए। उसका राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात का जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किसने किया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था।
उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इसके बाद आया पहलव वंश, जो कि पार्थियन साम्राज्य भी कहते हैं। ये मूल निवासी ये ईरान के थे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुषाण वंश इसके बाद आता है। कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। उन्हें यूची का तोचेरियन तोखारी भी कहा जाता है। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। अब इसमें जो प्रमुख शासक हैं वो एक कुजुस कड़फिसस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। विम कड़फिसस भारत में 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक था। इसने भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उसने सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरेष्टी लिपि का चिन्हित करवाया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कड़फिसस ने ही चलवाए थे। इसके बाद कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। उसने उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन एवं वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अपने बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। पेशावर स्तूप पुरुषपुर स्तूप भी कहा जाता है, उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक आदि विद्यमान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्तिकला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने चीन, रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। महास्थान बोगरा में पाई जाने वाली सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित प्राप्त होती है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। We'll see in the next lecture what going to happen. Until Jai Hind.